मैं सीधे आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमें संबोधित करें, क्योंकि ऐतिहासिक महिला बिल चल रहा है, आप सब परिचित हैं। कृपया अब हम सब बैठ के शांति से उन्हें सुने। आदरणीय बघेल जी। विश्व हिंदी परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के 115वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे प्रोफेसर राम नारायण पटेल जी, डॉक्टर अरुण जी, प्रोफेसर संध्या बादशाहन, श्री ठाकुर जी, सभागार में उपस्थित हिंदी को पल्लवित, पुष्पित, सिंचित करने वाले तमाम शोध छात्र, शोध प्रपत्र पढ़ने वाले देवी एवं सज्जनों, मैं माफी चाहूंगा, मैं देर तक आपके बीच में रहता, आपको सबको पता ही है। संसद सत्र चल रहा है, लोकसभा में चंद्रयान पर चर्चा है और राज्यसभा में आपके हितों की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की। महिला शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, आप सबको उसकी बधाई और शुभकामनाएं। यह एक राजनीतिक अंत्योदय हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय, मोदी जी ने उसकी थोड़ी परिभाषा बदली है। अंत्योदय का मतलब था आखिरी सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, मकान के द्वारा, 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क के द्वारा, शौचालय के द्वारा, या उज्ज्वला में गैस के सिलेंडर के द्वारा, किसानों को किसान सम्मान निधि के द्वारा, या 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के द्वारा, प्रधानमंत्री शहरी आवास में मकान देकर, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में आवास देकर, अथवा स्वनिधि योजना में रोजगार के लिए पैसे देकर, या मुद्रा योजना में उनको शिशु, तरुण और किशोर योजना में व्यापार और रोजगार के लिए पैसा देकर ही अंत्योदय किया जाता है। लेकिन अंत्योदय की अवधारणा को, उस सिद्धांत को व्यवहार में बदला गया है कल, और आज बदल जाएगा रात 9 बजे तक। अंतिम पायदान पर खड़ी हुई महिला को लोकसभा और विधानसभा के दरवाजे तक पहुंचाने का काम ये विधेयक करेगा। इसकी आपको मुबारकबाद। वैसे ये साल महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण है। महिलाएं, लोहिया कहा करते थे, महिलाएं सभी वर्ग की पिछड़ी हैं, क्योंकि वो 2म दर्जे की शिक्षा, 2म दर्जे की चिकित्सा, 2म दर्जे का भोजन प्राप्त करती हैं। इसलिए मैं भी देहात में कभी SC, BC, OBC की बात नहीं करता हूं। भोजन के मामले में उनका यह कहना था कि सबसे पहले भोजन करता है जो नेता टाइप का आदमी होता है। वो सुबह ही सुबह कहता है मेरे को DM से मिलना है, SP से मिलना है, MLA से मिलना है, BDO से मिलना है। तो ज्यादा कैलोरी वाला ऊपर का तरीका खाना वो खाता है। इसके बाद घर के अन्य पुरुष खाते हैं, फिर बच्चों में मेल बच्चे खाते हैं, लास्ट में बनाने वाली को खाना पड़ता है। मैं बहुत छोटे से गांव 32 घरों के घर से आया हूं, इसलिए भारत को ज्यादा ठीक से समझता हूं। देहाती बैकग्राउंड के लोग चूंकि डाइनिंग टेबल पर साथ में सहभोज नहीं करते हैं, इसलिए बनाने वाली को अंतिम कई बार बचता भी नहीं है। कई बार वो इशारा तो करती है चम्मच को बटोही में बहुत ज्यादा बजा के, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उसे महीने में 2-4 बार अचार और चटनी से भोजन करना पड़ता है। जिसका स्वास्थ्य सबसे अच्छा रहना चाहिए, जिसको मां बनना है, उसका स्वास्थ्य खराब रहता है,
क्योंकि सहभोज नहीं होता है, साथ में नहीं खाते हैं। अब ये वाली सरकार कवियों के विषय कविता के कथानक भी बदलवा देगी। अपनी कविता के बहुत से विषय हमने विधेयक के रूप में पास कर दिए हैं, तो सबसे ज्यादा मुझे तो दुख हो रहा है राष्ट्रवादी कवियों के बारे में। ज्यादा कश्मीर नहीं बोल पाओगे, 370 खत्म कर दी है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तो उस पर भी नहीं बोलना चाहिए। 35 से खत्म किया गया है और 14 करोड़ की आधी आबादी 7 करोड़ के गर्दन पर लटकने वाली हमेशा 3 तलाक की तलवार को तोड़ के फेंक दिया गया। देश आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान से चलेगा, कबीलाई संस्कृति से नहीं चलेगा। मेरा निजी सौभाग्य है कि 1971 में मुझे दिव्यापुर डिग्री कॉलेज दिव्यापुर में डिस्ट्रिक्ट इटावा में 10-11 साल की उम्र में दिनकर साहब को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद उस सदन में आने का अवसर प्राप्त हुआ राज्यसभा में 2010 से 2016 तक के लिए, जिसमें कभी दिनकर साहब राज्यसभा के एमपी के रूप में आए थे। पहली बार आने वाले लोग पीछे ही बैठते हैं, शायद उसी कुर्सी पे वो बैठे होंगे जिस पे हम लोग बैठे। जेपी आंदोलन के पीछे दिनकर जी की भी बड़ी सोच थी। मैं विश्व हिंदी परिषद का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने दिनकर जी की 115वीं जयंती पर यह आयोजन किया है। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने कालजयी रचना उर्वशी लिखी हो, रश्मिरथी लिखी हो, परशुराम की प्रतीक्षा लिखी हो, जिसकी एक एक कविता पर पीएचडीयां हो सकती हैं, क्रांति आ सकती है। मुझे राजनीतिक जीवन में 3 लोग बहुत प्रभावित किए हैं। एक रामधारी सिंह दिनकर जी, लेकिन शेर कम लिखे हैं इसलिए थोड़ा ज्यादा लंबी कविता नहीं पढ़ पाते हम लोग। एक दुष्यंत जी और तीसरे अदम गोंडवी। गोंडवी जी से कम लोग परिचित होंगे, लेकिन कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि ये गजल दुष्यंत जी की है या अदम गोंडवी की है। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं। विधा लगभग एक है, जिसमें गुस्सा, आक्रोश, शोषण, पीड़ा, उत्पीड़न, व्यथा का जिक्र होता है, गैर बराबरी का। मैं भी पूछ रहा था कि दिनकर जी की मृत्यु दक्षिण भारत में रामेश्वरम में हुई थी। बहुत ऐतिहासिक प्रमाणिक बात नहीं है, नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे मेरे वरिष्ठ लोगों ने बताया कि तिरुपति, हाँ, इसलिए आपने कंफ्यूज कर दिया। मुझे तिरुपति बताया गया था और उसके पीछे की एक कहानी है। उसके पीछे की एक कहानी है। नहीं, तिरुपति दूसरे मतलब से गए थे। जैसे मैं कहीं भी जाऊं मेरे को फोटो खिंचानी पड़ती है, सिफारिश करनी पड़ती है। 74 का छात्र आंदोलन याद ही होगा आपको, समग्र क्रांति जेपी के। मन हो रहा था कि आंदोलन किया जाए, कौन नेतृत्व करेगा। अब यहाँ तो आधे बिहार के लोग बैठे हैं, तो मैं आपको क्या समझाऊं। इसीलिए कदम कुआं आपको ज्यादा आप जानते हैं, गांधी मैदान को आप ज्यादा जानते हैं, जेपी के गांव को आप मेरे से ज्यादा जानते हैं।
कहा गया आंदोलन किया जाए, जनता तैयार है। जेपी किम कर्तव्य विमूढ़ थे, स्वास्थ्य खराब था। एक ये भी था, भावुक लोगों के साथ बड़ी दिक्कत होती है, जो अर्जुन के साथ महाभारत में हुई थी। अगर कृष्ण ना होते तो दुर्योधन का ही राज होता। अर्जुन युद्ध के मैदान में बहुत भावुक हो गए थे। जिनकी गोद में खेले हों उनकी वध करना बड़ा कठिन होता है। तो जेपी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू मेरे निजी दोस्त थे, और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया हिंदू के खिलाफ आंदोलन करना बड़ा अजीब लग रहा है। व्यक्तिगत आक्षेप लगाना भी बड़ा कठिन है। इंदिरा गांधी को वो हिंदू कहा करते थे। किसी ने मुझे बताया कि प्रियदर्शनी नाम भी शायद उन्होंने रखा था। हो सकता सच ना हो, क्योंकि यहाँ बातें टेप हो रही हैं। किसी ने बताया। तो दिनकर जी ने कहा कि नहीं, आंदोलन तो होना चाहिए। जेपी ने कहा स्वास्थ्य खराब है। कंफ्यूजन था तो कहा चलो तिरुपति होके आते हैं। गोयनका जी और थे, रामनाथ गोयनका। कहा चलो बालाजी के दर्शन करके आते हैं, कोई रास्ता मिलेगा। तो रामनाथ गोयनका, जेपी और रामधारी सिंह दिनकर ने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। लौट के फिर पूछा किसने क्या मांगा। तो दिनकर जी ने कहा मेरे जवान पुत्र अब नहीं रहा है, तो अब कोई इच्छा नहीं है। पद्म विभूषण भी मिल चुका है, राज्यसभा भी जा चुका हूँ, राष्ट्र कवि भी हो गया हूँ, बेटा नहीं रहा है, अब कोई इच्छा नहीं है। गोयनका ने कहा कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, अब कोई ज्यादा इच्छा नहीं है। दिनकर जी ने कहा कि निजी तौर से कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान से ये मांगा है कि मेरी, क्योंकि जेपी का स्वास्थ्य खराब होने से वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, मेरी बाकी उम्र उन्हें लग जाए। और ये होते ही हुमायूं और बाबर वाला अगर किस्सा वो सही है तो उसकी पुनरावृत्ति हुई। हमने सुना ना, बाबर ने 4 चक्कर लगाए हुमायूं के और कहा मेरी उसकी बीमारी मुझे मिल जाए, मेरी जिंदगी उसे मिल जाए। बाबर बीमार हो गए और हुमायूं ठीक हो गए। ये कहते ही दिनकर जी को चक्कर आया। इतने जल्दी बालाजी सुनते हैं, और जेपी की गोद में ही वो गिरे। अब जेपी को लगा कि कुदरत चाहती है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो। दिनकर जी की बात पूरी हो गई है, तो अब आंदोलन होगा। अब ये चिकित्सीय सुविधा रही हो या कुछ बात हो, जेपी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। उसके बाद क्या हुआ पुरानी पीढ़ी को नहीं पता है। उसके बाद ये हुआ, ये उत्तर प्रदेश का मुझे पता है, 85 सीटें होती थी, 85 की 85 कांग्रेस हार गई। स्वयं इंदिरा गांधी हारी राजनारायण जी से, और संजय गांधी हारे रविंद्र सिंह से, अमेठी से। जनता पार्टी का राज हुआ, और क्या हुआ, जनसंघ का विलय हो गया। अभी I.N.D.I.A बन रहा है, अभी मर्जर नहीं हो रहा है, पैक्ट हो रहा है। उस समय मर्जर हुआ था, किस पार्टी का हुआ था? जो कांग्रेस के नीति सिद्धांत कार्यक्रम से, पश्चिमीकरण से सहमत ना होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस जनसंघ को बनाया था, जिसका चुनाव चिन्ह दीपक था, उसका तेल फेंक दिया गया, बत्ती बुझा दी गई, और एक जनता पार्टी बनी जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर हुए। मैं बीच में दिनकर जी को लाया करूंगा राजनीति के साथ साथ।
क्या ये उसी समय की है, सिंहासन खाली करो कि जनता सी? उसी समय की? कितने पहले की है? अच्छा, लेकिन वो आज भी सामयिक है। यहाँ से पढ़ी जरूर गई होगी। अच्छा, नहीं पढ़ी गई? वो नहीं पढ़ी गई तो क्या पढ़ा आपने? डेमोक्रेसी के लिए उससे अच्छी क्या हो सकती है? सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हों चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। ये वो जनता है। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है? मानो जनता ही फूल जैसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बबंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रकुट चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। तो मुझे याद आ रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर शायर जिसमें लिखा है कि वो मुमकिन है हम भी देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हैं तक तो उछाले जाएंगे, ताज बिखेरे जाएंगे। वो डेमोक्रेसी के लिए। अरे मेरे फेवरेट हैं वो। मैं उनके घर गया हूँ लाहौर में, उतर गया। ये स्टेज ऐसी चीज होती। हम देखेंगे, वो तो कम्युनिस्टों का राष्ट्रीय गीत है, लेकिन उसमें है क्या? डेमोक्रेसी के बारे में। ताज उखाड़े जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे, है ना, रुई के गोलों की तरह। चलो, फैज अहमद फैज साहब, मैं उनके घर गया लाहौर में, उनकी बेटी से मिला। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। मुझे लगता है ये पहले लिखी गई है तो फैज साहब ने इससे प्रेरणा ली है, अगर ये पहली है जी। और फैज साहब की देख लो जरा, गूगल, बच्चे बैठे हैं तो हम देखेंगे, जिसमें फैज साहब को इसके लिखने पर मार्शल लॉ में बंद किया गया। तब भी वो लिखते हैं कि जेल जाऊंगा तो ये बेड़ियां कलम बन जाएंगी और अपने जिगर से का खून को स्याही बनाऊंगा, तब भी लिखूंगा। खैर, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रात समय में ताऊ कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दियों सहस्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न जय चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। जब से विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोट हित सिंहासन तय करो, तब पॉपुलेशन 33 करोड़ थी। जब से विराट, अभी 140 है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोट हित सिंहासन तय करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोट जनता के सिर पर मुकुट धरो। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वही है। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, सिंगोल। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती।
79 में 79 में एक जगह ये भी कहते हैं कि देव ना वे थे और ना हम हैं, सब परिवर्तन के पुतले, हाँ की गर्व रथ में तुरंग सा घोड़े सा, जो जितना चाहे जुत ले। तो आपका धन्यवाद कि मैंने कहा था जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करती आगे नहीं बढ़ती, पुरखे ऐसे हों जो पद्म विभूषण हो, राज्यसभा के एमपी हों, उससे बड़ी बात है राज्यसभा में तो और भी लोग हैं जिन्होंने रश्मिरथी उर्वशी कालजयी रचना लिखी हो। तो ऐसी जन्म शताब्दियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है और संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनता है। फिर इतिहास ऐसे ही 21 तारीख को विज्ञान भवन में साहित्य के रूप में पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। क्या मजेदार बात है कि विज्ञान भवन में साहित्य की चर्चा हो रही है। तो काफी विषय वस्तु हम लोग छीन रहे हैं। अब ये लाइन बहुत अच्छा लिखा है, तात्कालीन परिस्थितियों में लिखा है। साहित्य समाज का दर्पण है और दर्पण झूठ नहीं बोलता। बकौल कृष्ण बिहारी नूर, चाहे सोने ही मढ़वा लो, आईना झूठ नहीं बोलता। तो ये था ना उनका, श्वानों को मिलता दूध बात भूते बच्चे अकुलाते हैं। अब 5 किलो गेहूं और चावल कई साल से निःशुल्क पा रहे हैं, इसलिए देश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं है, ना एक भी नहीं। इवन काला हाड़ी पहली बार एमपी बना था आज से 26 साल पहले, तो भूख से मृत्यु हुई थी। तो बहस थी भूख से हुई है या बीमारी से हुई है। तो उस डेलीगेशन में मैं भी गया था, क्योंकि मैं पुलिस में रहा हूँ। तो मैंने तरीका ढूंढा कि पोस्टमार्टम में बड़ी आंतों में यदि पचा हुआ और अपचा हुआ भोजन नहीं है तो मृत्यु भूख से हुई है अथवा बीमारी से हुई। तो उनकी आंतों में कुछ था नहीं, लेकिन आज 5 किलो गेहूं चावल पा रहे हैं। तो जरा कवि लोगों और कुछ ढूंढो। अब भूखे बच्चे उखलाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। और आज तो मुझे लग रहा है कि ये भी नहीं हो पाएगा। शायद महादेवी वर्मा जी की है। मैं विज्ञान का छात्र हूँ इसलिए माफी चाहूंगा। अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आँख। जयशंकर प्रसाद, वो कामायनी थोड़ी पढ़ने की कोशिश की थी मैंने, मनु का जब वर्णन। विज्ञान का छात्र होकर थोड़ी डग्गेमारी करता हूँ। चलिए अब जिसकी भी, और जब हिंदी साहित्य वाले कंफ्यूज हैं तो मेरे से उम्मीद मत करो। जब हिंदी यहाँ व्याख्याता प्राचार्य आचार्य लोग बैठे हैं और वही कंफ्यूज हैं तो मेरे से ज्यादा उम्मीद मत करो। लेकिन जिसकी भी है, तो अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। अब है आंचल में लोकसभा विधानसभा की टिकटें और आंखों में है दृश्य कैसे आया जाए। ठीक है ना? तो क्या ये अब सामयिक है? क्या ये अब सामयिक है? देशकाल परिस्थितियों के अनुसार साहित्य भी, लेकिन एक बात अभी सामयिक है। अभी पिछले हफ्ते बहुत बहस चली सनातन पर, तो बोल गए एक सज्जन हमारे मित्र स्वामी प्रसाद मौर्य, लोहिया जी को बहुत मानते हैं। लोहिया जी ने कहा था चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में रहना चाहिए। तो इससे ज्यादा गांव का दौरा करो, कोई नहीं जानता, तो इससे अच्छा है कि कुछ बयान दे दो तो चर्चा में रहेंगे, फिर अखबार रूपी पर्चा छपेगा। हाँ, फिर खर्चा हो जाएगा, उसको काटने के लिए फिर प्रेस करनी पड़ेगी। तो सनातन पे बोला ना, वो डीएमके वाले बोले, फिर कर्नाटक के बोले। डीएमके से कुछ नहीं, वो कोई मैं चौंका नहीं, क्योंकि द्रविड़ कटगम की उत्पत्ति ही द्रविड़ियन मूवमेंट से हुई है। एंटी हिंदी हुई, एंटी हिंदू हुई है। वो तो राम सेतु को नहीं मानते। लेकिन ये जो दिनकर जी ने लिखा था वो 24 में अब तय होगा। उस पर फिर इंडिया के बहुत से लोग बयान नहीं दे रहे, क्योंकि समझ रहे हैं कि लोहिया ने कहा था कि धर्म, राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है और धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है। तो बड़ा अच्छा है। ये भी कहा था जिंदा को हमें 5 साल तक इंतजार नहीं करते।
हालांकि मैं उनके केवल बीच में इसलिए रह रहा हूं कि अब जो लोग तटस्थ हैं अब बयान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस ने बयान नहीं दिया सनातन पर, समाजवादी पार्टी ने भी नहीं दिया, सब चुप हैं। तो 24 में अब मुझे दिनकर याद आ रहे हैं कि समर से नहीं पाप का भागी केवल व्याध जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। चाहो तो इसमें ऐसे भी जोड़ लो, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा कि वो, मैं इसको यूं कहता हूं कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण दुशासन और दुर्योधन कर रहे थे, लेकिन कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तटस्थ होकर के देख रहे थे, तो उसी दिन उनकी मृत्यु तय हो गई थी। तो ये बहुत अच्छा लिखा है कि समर से नहीं पाप का भागी केवल व्याध जो तटस्थ है समझ के। तो ऐसी, मैं राजनीतिक बातों के लिए नहीं आज दिनकर जी के लिए आया हूँ, लेकिन जो तटस्थ हैं, जो बोल नहीं रहे हैं, जो मौन होकर के सनातन पर और गलत कह रहे हैं। 1192 मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा मैं ही बोल गया ना। नहीं सुनना चाहते हैं। पर्ची वर्ची देना चाहो तो दे दो। 1100 ने मैं बहुत मुखर हूं। 1192 में तराई का दूसरा युद्ध हुआ था, सनातन पे कहना चाह रहा हूं। हम हार गए, गोरी जीत गया। क्या हिंदी पर आंच नहीं आई होगी? क्या भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएं, वेद, साहित्यिक, सांस्कृतिक धरोहर पर आंच नहीं आई होगी? क्या आई होगी? गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, सीधे सीधे आप ये कुतुब मीनार उसका प्रतीक है कि हमारे तमाम जैन मंदिरों को तोड़ के बनी। उसके बाद अलाउद्दीन, वो बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके पहले हूण, यमन। अभी कौन सी गुलामी समाप्त हो गई है? जहांगीर बैठा हुआ था दरबार में, शहजादी रोते हुए आती है, क्या हो गया? बोले हाथ जल गया। ऐसी दरबार में एक अंग्रेज बैठा था, झोले से मलहम निकाला, शहजादी को लगाया, शहजादी को ठंडक पहुंची, बादशाह खुश हुआ। मांगो, क्या मांगते हो? कुछ नहीं, जहां बना 10 बाई 12 का एक टेंट विशाखापट्टनम में व्यापार के लिए लगाना है, उनका लगा लो। वो 10 बाई 20, 20 बाई 40, 40 बाई 80 होते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में पूरे देश में छा गया। वो मलहम बैसलीन थी, इस बैसलीन ने एक बार हमको गुलाम कर दिया। उसके बाद तो फिर लॉर्ड मैकाले की औलादों ने तो बहुत नुकसान पहुंचाया। तो ये विश्व हिंदी सम्मेलन भी हो रहा है ना, बहुत खतरे में हो। घरों में कुत्ते के साथ अंग्रेजी बोली जा रही है, लूसी सेट, लूसी गो, लूसी अटैक। क्या अजीब बात है कि एक दिन हिंदी दिवस मनाया जाएगा। होना है चाहिए कि एक दिन अंग्रेजी दिवस मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। वो आ गई है तो थोड़ा एक दिन उसको भी दे दो, लेकिन 365 दिन उसके हैं, एक दिन आपका है। गलत फहमी रही लोगों को। बिना एक अंग्रेजी का शब्द बोले फ्रांस, जापान, चाइना, रूस, जर्मनी, कोरिया एक शब्द बोले बिना विकसित राष्ट्र हो गए। हम रानी के गुलमटे ही विकासशील हैं। गलती थोड़ी सी वही हो गई 47 में, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अंग्रेजों को हटाया था तो हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में अंग्रेजी को डुबा देना चाहिए था। तो हमारे यहाँ उसके पहले भी नालंदा, अभी कोई नालंदा के आए थे। संयोग है केवल कि जिस साल बख्तियार खिलजी नालंदा जला रहा था,
संयोग है गोरे लोग उसी साल फावड़ा लेके ऑक्सफोर्ड की नींव खोद रहे थे, उसी साल समकालीन। और नालंदा में जब आचार्य विष्णुगुप्त प्रोफेसर हूँ, तो मुझे तो चपरासी की भी अगर नौकरी मिल जाती तो मेरा सौभाग्य था। 3 मंजिला इमारत कई साल जलती रही, सब कुछ जल गया। तब क्या कहते हैं अपन, पेन ड्राइव नहीं थी, वो दादी के यहाँ रखी होती तो सब बच जाता। लगभग सब जल गया है, बल्कि मैं कहूंगा कि 99% जल गया है। अब जो सुन के जो बचा है वही बचा है। फिर गलती कर दी इन लोगों ने, समान शिक्षा नहीं की। अगर 47 में आज़ादी के साथ समान शिक्षा हो जाती तो हम गांव के बच्चे भी IAS IPS हो जाते। पहला स्टैंडर्ड देहरादून का दून स्कूल, अजमेर का मेयो कॉलेज, ग्वालियर का सिंधिया, नैनीताल का शेरवुड, फिर पीटर्स पैट्रिक, चार्ल्स जॉर्जी, GD गोविंद का DPS। उसके बाद और कुछ अंग्रेजी अधकचरी पढ़ा के, नीली लाल टाई लगा के, अंग्रेजी नाम रख के, लास्ट में अपने वाले जिससे हम पढ़ के आए। ज़्यादा लोग नहीं है हमारे वाले। कक्षा 6 में अंग्रेजी से मुलाकात करवाई गई। वहीं 4 साल के बच्चे इंडिया के लोग पढ़ रहे थे, हम भारत के लोग कक्षा 6 में अंग्रेजी पढ़ रहे थे 11 साल की उम्र में। 6 साल पीछे किया है हमको। और विदेशी भाषा फिर हम डर गए उससे, वो हम पे हावी हो गई। हम गणित पे हावी हो गए, हिंदी पे हावी हो गए, भूगोल पे हावी हो गए, संस्कृत पर हावी हो गए, लेकिन वो मेम साहब हम पे हावी हो गई, आंग्ल भाषा। तो भी याद है 8वीं में काऊ पे निबंध आया था, मैंने रटा था, काऊ हैज 4 legs 1 long tail। फिर मैं भूल गया। हिंदी में लिखवाते तो लिखता ना कि बछड़ा देती है, बछड़ा से बैल होता है, सानी होती है, गोबर देती है, गोबर से कंपोस्ट खाद बनती है, कंडे बनते हैं, कंडे घर में जलाने के काम आते हैं, बैल बनता है बड़ा होके, फिर बैल से बैलगाड़ी चलाते हैं, रहट चलाते हैं, कोल्हू चलाते हैं। राहुल थोड़े जानता है, मैं जानता हूँ दाएं होती है उससे। दाएं तो कम ही लोग जान रहे होंगे, दिल्ली वाले तो नहीं जान रहे होंगे। तो B कॉपी भर देता, फिर C भर देता, तो सिमट गया 2 लाइन में अंग्रेजी। ये बड़ा देहातियों का नुकसान हुआ है ना। फिर सामान्य ज्ञान हम लोगों को पढ़ा ही नहीं गया, कभी नहीं GK पढ़ाई गई। मैं तो BSc करने के बाद मैं छात्र राजनीति कर रहा था, फिर एक बार एक मोटरसाइकिल अपनी कॉलेज में रखने गया, तो उसने कहा पैसे दो। मैंने कहा यार छात्र नेता है। तो उसने कहा कि हम भी छात्र नेता थे, क्या नाम था, फलाना। अरे मैंने तो, आप तो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। बोले हाँ, आजकल साइकिल स्टैंड चला रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं नौकरी करूँगा। तो फिर एक नौकरी का फॉर्म भरा, उसमें खास GK अनिवार्य है और अंग्रेजी अनिवार्य है, और दोनों कमजोर। खैर वो खन्ना वर्मा की उपकार प्रकाशन की में लाया फिर किताब, एब्रीविएशन पढ़े। BSc बच्चा पढ़ रहा है, नदी कौन सी लंबी, पहाड़ नहीं, एब्रीविएशन से शुरू होता है, अल्फाबेट A, ऑक्सिलरी एयरफोर्स। अगले दिन मैं पढ़ रहा हूँ, नदी कौन सी लंबी है, पहाड़ कौन सा ऊंचा है, मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, WHO कहाँ है। आजकल WHO मुझे बुलाता है, वो अलग बात है, तब मैं WHO पढ़ रहा था। और किससे कंपटीशन, जिनके यहाँ कंपटीशन मास्टर आती थी, द हिंदू अखबार पढ़ते थे। तो ये देहातियों का नुकसान हुआ है ना। तो विषय से हट गया हूँ मैं, चला जाए पार्लियामेंट से। मुझे लगता है 30 वो आ गया होगा। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं कि अपने पुरखों को याद करने के लिए आप आए हैं, माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। मैं लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा का हिमायती हूँ, इसलिए घर में कम से कम हिंदी में बात कर लो। एकदम जो बच्चा पैदा होता है 8-10 दिन का, उसकी एलीट क्लास की दादियाँ नानियाँ, क्योंकि अब तो पीटर्स पैट्रिक से पढ़े हुई दादियाँ भी बन गई हैं ना, नानियाँ, और अपनी माएँ, मम्मीज़, वो बच्चे से अंग्रेजी में बात करती हैं। आपने देखा होगा 4-6 दिन के बच्चे से भी अंग्रेजी में बात करती है। तो हिंदी और ये सब अपने साहित्य सब इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पश्चिमीकरण बहुत हो रहा है। मिक्की माउस बच्चे जानते हैं, टॉम एंड जेरी जानते हैं, हैरी पॉटर जानते हैं,
लव कुश पूछने पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और राम जी की माँ कौशल्या थी, कैकेयी थी, सुमित्रा थी, तो गूगल का इस्तेमाल हो रहा है। तो कृपया आने वाले समय में हम और किसी दिनकर को याद कर सकें, जयशंकर प्रसाद को याद कर सकें, उपाध्याय जी को याद कर सकें, महादेवी वर्मा को याद कर सकें, कबीर रहीम को याद कर सकें, गोसाई जी को याद कर सकें, वाल्मीकि जी को याद कर सकें, निराला जी को याद कर सकें, तो हिंदी पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना इन्हीं के साथ फिर सब पुरखों को याद करेंगे, आधुनिक कवि को आगे याद नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी की सेवा आप सबने की, मैं माफ़ी चाहूँगा। और जिन जिन को यहाँ इनाम मिला है उन सबको बधाई, शुभकामनाएं। ये इनाम एक ट्रॉफी नहीं है, दिख रही थी एक चमकीली सी ट्रॉफी, इससे बड़ा मोटिवेशन होता है। कक्षा 4 में शायद मैं पढ़ता था, 9 साल की उम्र थी, अंताक्षरी प्रतियोगिता हुई थी। मेरे टीचर ने मेरा नाम दे दिया और रामचरितमानस की कविताएं रटा दी, चौपाइयाँ। तो अपनी ब्लॉक में फर्स्ट आया, फिर तहसील में, फिर जिले में। इनाम के तौर पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली, लेकिन उसकी खुशबू से आज तक महक रहा हूँ, क्योंकि वो इनाम के तौर पर स्व-अर्जित साबुन की टिक्की ने पैरों की कपकपाहट को 9 साल में दूर कर दिया, माइक का डर दूर कर दिया और स्टेज का फोबिया दूर कर दिया। आप किसी भी विश्वविद्यालय के हेड हों, मैं आपसे डर नहीं रहा हूँ, चाहे आप हिंदी के कितने ही मर्मज्ञ हों और मैं विज्ञान का छात्र हूँ, पैर नहीं कपकपा रहे हैं। ये उस इनाम का दौर है। तो ये जिनको इनाम मिलता है ये आम लोग नहीं होते, ये थोड़े साइको क्रैक जुनूनी होते हैं, तभी ये इनाम पाते हैं। लोगों को इनके गले की माला दिखाई पड़ती है, पैरों के छाले नहीं दिखाई पड़ते। तो जले नहीं, बराबरी करें। 2 शेर जिनको अवार्डी हैं उनको सुनाता हूँ कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और यहाँ पर मत रुक जाना, मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुँचा तो मंजिल बढ़ा दी। और मोदी जी ने पद्म पुरस्कारों की परिभाषा बदल दी है। अब यू नो करके बहुत अंग्रेजी बोलने वाले, LV का पर्स लिए हुए, राडो वाडो की घड़ी बांधे हुए, अब इनका वही वर्चस्व नहीं है। अब पसीने की, मैं तो उसे खुशबू ही कहता हूँ, वो PMO राष्ट्रपति भवन तक आ जाती है। तो अब समाज सेवा की पगडंडियाँ राष्ट्रीय राजनीति के राजमार्ग पर लाती हैं, और राजनीति में नहीं आना है तो वो राष्ट्रपति भवन के अशोका रोड हॉल में पद्म पुरस्कारों के लिए ले जाती हैं। ऐसे लोगों को मिला है जिनके पास पहनने को जूते नहीं थे और वो इतने सरल थे उन्होंने खरीदे भी नहीं। धन्यवाद।